हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की 4th मैराथन क्लासेस। इससे पहले मैं 3 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है और अगर आपका सपना है एसएससी जीडी में जाने के लिए, तो वो क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। इसमें अपन पढ़ेंगे हिंदी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें? तो इसमें होते हैं 746 वोट। कितने होते हैं? 746 वोट होते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो क्या होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। अभी आपके एसएससी की रनिंग होगी, फिजिकल होगा, तो आपको इसका तात्पर्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। डोप्सन का प्रयोग किया जाता है। डोप्सन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डोप्सन का प्रयोग किसके अंदर होता है? ओजोन परत जो होती है उसकी मोटाई को मापने के लिए। तो किस में होता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। मोटाई को मापने के लिए ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डॉप्सन की इकाई का प्रयोग होता है। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है। रेडियम का संबंध किससे है? तो रेडियम का संबंध है मैडम क्यूरी से। यानी कि मापक यंत्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? आपसे ये पूछा गया है। या मापक यंत्र कौन से है? यह आपसे पूछा गया है। तो सही जोड़ी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेडियम का संबंध किससे है? मैडम क्यूरी से है। पेंसिलिन का संबंध किससे है? तो पेंसिलिन का संबंध है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। रेडियम को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें डी आता है तो इसमें मैडम का क्यूरी आता है, तो रेडियम से क्यूरी हो जाएगा। पेंसिलिन, इसमें भी ल आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? अलेक्जेंडर, तो इसमें भी 2 बार ल आ रहा है, तो आप इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। एक्सरे का निर्माण किसने करवाया? इसका आविष्कार किसने किया? तो W.K. रोंटजन। किसके द्वारा किया गया है? W.K. रोंटजन के द्वारा किया गया है। चेचक का अगर पूछा जाए, तो चेचक का एडवर्ड जेनर ऐसे आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो लॉजिकली आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। किस में मापा जाता है पायरोमीटर? या पायरोमीटर के अंदर किसको मापा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें मापा जाता है उच्च तापमान। क्या मापा जाता है? उच्च तापमान किस में मापा जाता है? तो पायरोमीटर में मापा जाता है। और अगर आपको ज्वर है, बुखार है या उससे संबंधित आपको तापमान है तो वो किस में मापा जाएगा? तो वो थर्मामीटर में मापा जाता है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है बार। क्या होती है? बार। ये भी 31st वाला बार नहीं है, ये पारिस्थितिक इकाई वाला बार है। मैनोमीटर क्या है? ये मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर यानी गैस में भी आप 2 मात्रा लगाते हैं और मैनो में भी 2 मात्रा लगी हुई है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो गैस को मापने के लिए, किसको? गैस को मापने के लिए या गैस के दबाव को मापने के लिए किसी भी तरीके से कहा जाए, अगर गैस का नाम आता है मैनोमीटर के साथ में, तो आप उसको सही जोड़ी मिलान में भी सही कर पाएंगे। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई आपसे पूछी गई है। तो एम्पियर में क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। क्या मापा जाता है? विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑडियो। क्या बोलेंगे? ऑडियो।
ऑडियो। तो ऑडियो से ध्वनि आप आसानी से याद रख सकते हैं, तो ऑडियो ध्वनि मीटर या ऑडियो मीटर आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑडियो मीटर आप इसको आसानी से कह सकते हैं। तो ध्वनि का इंग्लिश रूपांतर करके आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या होती है? मेगावाट। तो मेगावाट में क्या होता है कि बिजली जब उत्पादित की जाती है तो बिजली को मापने की इकाई क्या है? तो मेगावाट आती है। और बिजली का उत्पादन किस में होता है? तो मेगावाट में होता है। तो यह आपसे पूछा गया है। तो बिजली उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। ये अपने आप पैदा नहीं होती है, इसको उत्पादित करना पड़ता है। तो मेगावाट में होती है। एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया था? ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, रोंटजन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह यंत्र कौन सा है? यानी कि महासागर में कोई भी वस्तु अगर डूब गई है तो उसको सोनार के द्वारा, किसके द्वारा? सोनार के द्वारा खोज निकाला जाता है। सोनार के द्वारा उसका खोज किया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अमीटर संबंधित है। क्या है क्वेश्चन आपका? अमीटर संबंधित है। तो अमीटर किससे संबंधित है? अमीटर किस में मापा जाता है? विद्युत धारा के लिए। विद्युत धारा के लिए। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ मिला है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा। तो चंद्रा से आप क्या याद रख सकते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रा से क्या याद रख सकते हैं? चंद्रशेखर। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। तो चंद्रा से चंद्रशेखर आप आसानी से याद रख सकते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? तो हवा में ह से आप क्या याद रखोगे? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर। तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? हवा से हाइग्रोमीटर आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये थोड़े लॉजिक है याद करने के लिए, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुए लॉजिक से अगर थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो ये भी किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर के अंदर मापी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग होता है। तो कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो यहाँ पे होता है मैनोमीटर। किसका होता है? मैनोमीटर का प्रयोग होता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ का ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आपको काफ़ी टाइम रिपीटेड देखने को मिला है अगर आपने ओल्ड पेपर लगाए हैं एसएससी जीडी के। तो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल या भूकंप को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। मापा जाता है कि कितना भूकंप आया है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके अंदर मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर के अंदर। किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर के अंदर। बैरोमीटर के अंदर क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर संबंधित है। स्पीडोमीटर किससे संबंधित है? तो ये स्पीडोमीटर संबंधित है ब्यूरोमीटर से। किससे संबंधित है? ब्यूरोमीटर से। ये ब्यूरो में भी आधा ब है और स्पीड में भी आधा स है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है
स्मैग्नोमीटर क्या है? स्मैग्नोमीटर संबंधित है। ये स्पेक्नो नहीं है, ये स्मैग्नोमीटर है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आ जाता है रक्तचाप या फिर रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्नोमीटर का किस में प्रयोग होता है? रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए। स्पेक्नो नहीं है ये। कैरेटोमीटर संबंधित है। कैरेटो से आप कैरेट सिर्फ याद रख सकते हैं। और कैरेट किस में मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता के लिए। किसके लिए? सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कैरेटोमीटर का। तो आपने सोना खरीदा ही होगा, 92 हॉलमार्क बोलते हैं ना, 92 का है, 90 का है, 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। तो ये शुद्धता मापने के लिए हॉलमार्क देखा जाता है, जो किसमें मापा जाता है? कैरेटोमीटर के अंदर मापा जाता है। रक्तदाब मापने के लिए यंत्र है। रक्तदाब स्पेक्नोमीटर मैंने बताया है अभी। स्पेक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब या रक्तचाप, दोनों के दोनों ही इससे मापे जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, प्रकाश की तीव्रता वाले को लक्सीमीटर। क्या कहा जाता है? लक्समीटर। क्या कहा जाता है? लक्समीटर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता यानी कि सूर्य का प्रकाश इसमें मापा जा सकता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी तेजी से चल रही है। वो सारी चीजें जिस उपकरण में मापी जाती हैं उसको लक्समीटर कहा जाता है। लक्स या तरंग दोनों एक ही चीज है, तो आप लक्समीटर को लॉजिक से तरंग याद रख सकते हैं। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है। रिएक्टर पैमाना किसमें मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में क्या होता है? भूकंप के जो झटके होते हैं या इनकी लहरें आप बोल सकते हो। भूकंप की लहरें मापी जाती हैं। क्या किया जाता है? भूकंप की लहरें इसमें मापी जाती हैं रिएक्टर पैमाने में। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? सिस्मोग्राफ। तो वो क्या आ जाता है? तो भूचाल या भूकंप को रिकॉर्ड करता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सही जोड़ी मिलान करना है। भूकंप का किससे संबंध है? यह है सिस्मोग्राफ से। या आपके 4 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। ऊंचाई का अगर आपसे पूछा जाए तो ऊंचाई किससे संबंधित है? तो यह है अल्टीमीटर से संबंधित। किससे संबंधित है? अल्टीमीटर से संबंधित है। विद्युत धारा अगर आपसे पूछी जाए तो विद्युत धारा संबंधित है अमीटर से। किससे संबंधित है? अमीटर से। और अगर प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाए तो ये संबंधित है ओम से। किससे संबंधित है? ओम से ये संबंधित है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है शाम को। ये शाम मतलब संध्या काल वाला नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है शाम। तो शाम को रोगी रिक्त स्थान पर आ गई। तो शाम को क्या हुआ? रोगी पर दया आ गई। किसी ने मुझे कमेंट किया था हिंदी के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? तो हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे आपके ओल्ड क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको देख के अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा लेवल चेंज रहेगा इस बार, क्योंकि आपको पता है 21 के मुकाबले 2022 का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत नया सिलेबस या नया टॉपिक ये ऐड कर दे। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और वो वाले क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आ चुके हैं। तो शाम को रोगी पर क्या आ गई है? दया आ गई है। क्लियर है। प्रार्थना या निवेदन करने वाला होता है। प्रार्थना या निवेदन जो करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको प्रार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थी कहा जाता है। विशाल का विलोम शब्द होता है। विशाल का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशाल का विलोम शब्द होता है लघु। विशाल यानी भारी, बहुत बड़ा, और लघु यानी होता है छोटा। तो विलोम शब्द आप अच्छे से जानते होंगे। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। इसमें कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। कोई हाथ में माल बेचता है क्या?
तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, यहीं पे ये आंसर गलत हो जाता है। इसमें सही आंसर क्या होगा, मैंने सारा माल उसको बेच दिया, सिर्फ इतना सा आएगा, मैंने सारा माल उसको बेच दिया। तो ये त्रुटि है, ये आप आसानी से समझ सकते हो। उसके हाथ में माल बेच दिया, कोई हाथ में माल बेचता है क्या? अगर गेहूं की बोरी आप बेचने जा रहे हो 5 कुंटल है, तो क्या हाथ में थोड़ी ना बेचोगे आप। तो इस चीज को आप लॉजिकली लगा के याद करोगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द युक्ति का अर्थ होगा। समानार्थी शब्द युक्ति का अर्थ क्या होता है? तो युक्ति का अर्थ होता है उपाय। क्या होता है? युक्ति। कोई युक्ति सुझाओ, कुछ उपाय करो, कुछ उपचार करो, तो ये चीजें किसमें आएगी? उपाय, उपचार। ये उपचार गांव वाला उपचार नहीं है, किसी समस्या का समाधान, युक्ति वगैरह इसके अंदर आ जाएगा। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है? कोयल को आप और किस अन्य नाम से बुला सकते हैं? तो कोकिला इसको कह सकते हैं। कोकिला क्या कह सकते हैं इसको? कोकिला इसको आप कह सकते हैं। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, रेखांकित अंश क्या होगा? रेखांकित अंश क्या है? अगर कोई वाक्य कंप्लीट हो रहा है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, यानी कि वो ज्ञानी है, उसको ज्ञान है सारी चीजों का। तो इसमें आंसर क्या होगा? वह ज्ञानी है या उसको ज्ञान है। तो ये आप जब पूरी लाइन या पूरा वाक्य पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, यानी वो उसको ज्ञान है। रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? तो उसने क्या लिया था वहां पे? तो परामर्श। क्या लिया था? परामर्श। रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। रोगी चिकित्सक के पास में जाएगा तो परामर्श ही लेके आएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के अंश के लिए शब्द का प्रयोग होगा। ऊपर की ओर जाना यानी उधर्व। क्या होगा? उधर्व हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने के लिए क्या हो जाएगा? उधर्व या फिर उधर्वगामी। क्या हो जाएगा? उधर्वगामी हो जाएगा। नीचे की ओर आने वाले वाक्यांश के अंश को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। वनस्पति, ये सही वर्तनी शब्द है, शुद्ध करके आपको लिखना है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ये वाला शब्द दिया हुआ मिलेगा और सही आपको 4 ऑप्शन में से एक लगाना होगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द वनस्पति। वनस्पति का क्या हो जाएगा? वनस्पति पूरा ही सही है, बस ब इन्होंने यहाँ पे लगा दिया था। सही वर्तनी वाला शब्द है प्रहलाद, तो र इसमें एक्स्ट्रा है, तो प्र ऑलरेडी यहाँ लग चुका है, तो ह लाद, प्रहलाद यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। वह वृक्ष रिक्त स्थान डाली काट रहा था, तो इसमें आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है? वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। सूखी डाली काट रहा था। वैसे तो वृक्ष को काटना ही नहीं चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, पर ये सूखी डाली काट रहा था। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में कूदने का मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आग में कूदना यानी कि जान जोखिम में डालना। जान जोखिम में डालना। जान जोखिम में डालना क्या होगा? आग में कूदने का अर्थ। आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हर घर में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा है, काफी टाइम आपकी फैमिली वाले लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब क्या होता है? मन में शांति हो जाना, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? आपको ठंडाई पड़ गई, ये भी होता है। बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि घर में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा है। तो कलेजा ठंडा होने का सही अर्थ क्या होगा? मन में शांति होना। मन में शांति होना। अपने हिसाब से मत लगा के आ जाना वहाँ पे कि कलेजा ठंडा होना, पड़ गई तुम्हारे मन में ठंडाई वगैरह, ये सारी चीज़ें मत वहाँ पे लिख के आ जाना। सीधा सीधा सा अर्थ है इसका, मन में शांति होना। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग होगा। तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? चंद्रमुख। क्या होगा? चंद्रमुख।
चंद्रमा के समान मुख यानी कि चंद्रमुख। विलोम शब्द है निर्मल का। निर्मल का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है तो इसमें क्या आ जाएगा, निर्मल का मलिन। मलिन, मलिन। इसमें एक और आ जाता है करवैली बेइज्जती, कलेजा का। नेक्स्ट है भारतवर्ष। ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने ओल्ड पेपर लगाए हैं तो आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी वो ही क्वेश्चन है। भारतवर्ष रिक्त स्थान फर्स्ट। जैसे देश में भाषा चाहे कितनी भी हो लेकिन उनके भीतर भारत एक ही रिक्त स्थान सेकेंड, अपने को रिक्त स्थान थर्ड प्रदर्शित करती है। एक ही गंगोत्री जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य है रिक्त स्थान 4 जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। एक ही रिक्त स्थान 5 है जो अनेक चरणों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे गांठ हैं जहां पर हमारी सभी भाषाएं क्या करती हैं, पनपती हैं। अब इसमें देख के आपको आंसर लगाना है। यहाँ मैंने ऑप्शन शामिल नहीं किए हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं था। तो आपको मैं बता देती हूँ इसके आंसर क्या होंगे, तो आप इनको अच्छे से देख के समझ लीजिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके 2 नंबर पक्के करवा के जाएगा। भारतवर्ष, भारतवर्ष एक, क्या आ जाएगा, एक। भारतवर्ष एक जैसे देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो लेकिन उनके भीतर भारत में एक ही क्या है, आत्मा। क्या है, एक ही आत्मा है। अपने को अभिव्यक्त, क्या होता है, अपने को अभिव्यक्त, अपने को अभिव्यक्त प्रदर्शित करती है। एक ही गंगोत्री जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य है जो बिंब, क्या है, बिंब। एक ही सूर्य है जो बिंब अनेक पत्रों में जगमगा रहा है। एक ही क्या है, एक ही भाव है। क्या है, एक ही भाव है। एक ही भाव है जो अनेक चरणों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे गांठ है जहां पे हमारी सभी भाषाएं पनपती है। तो ये रिक्त स्थान थे इसके। प्रथम में आ जाएगा एक, दूसरे में क्या आएगा, अभिव्यक्त, तीसरे में आएगा दूसरे में क्या आएगा, आत्मा। दूसरे में आ जाएगा आत्मा, तीसरे में आ जाएगा अभिव्यक्त, चौथे में आएगा बिंब और 5वें में आ जाएगा भाव। तो ये वाला पूरा अगर गद्यांश पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो आप प्रायोगिक करके अच्छे से बनाओगे तो आराम से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारतवर्ष एक जैसे देश में भाषाएं, क्योंकि इस बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर भी आपके इसमें कवर हो सकते हैं। तो एक जैसे देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो लेकिन भीतर भाषाएं एक ही आत्मा है, अपने को अभिव्यक्त प्रदर्शित करती हैं। एक ही गंगोत्री जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य है बिंब जो अनेक पत्रों में जगमगा रहा है। एक ही भाव है जो अनेक चरणों में फूट रहा है। और उपनिषद, रामायण, महाभारत यही वे गांठ है जहां हमारी सभी भाषाएं पनपती हैं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये चलवाते हैं अकबर जी। कौन चलाता है? अकबर चलाता है। महान सम्राट अकबर चलाता है। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? तो संरक्षक कौन था अकबर का? ये था बेरम खां। बेरम खां, इसी के द्वारा अकबर क्या करता है? युद्ध नीतियां वगैरह सीखता है, वही ट्रेनिंग देता है। क्योंकि 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठने वाला सम्राट भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी अकबर ही है। और किसके संरक्षक में रह के ये सारी चीजें करता है वो? तो बेरम खां और महामंगा दोनों के संरक्षक में रह के ही सारी कार्य प्रणाली और युद्ध नीति वो सीख जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल सम्राट। यानी कि यही वाला वंशज है जो यहाँ आखिरी में आके खोखला पड़ जाता है या अंतिम छोर पे आ जाता है। अकबर ने कहाँ अधिकार नहीं किया था या कहाँ पे अधिकार नहीं कर पाया, वो उसकी आखिरी इच्छा रह गई थी। मेवाड़। क्या है? मेवाड़। और कई कई ऑप्शन में आपको चित्तौड़गढ़ भी देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़। यहाँ पे किसका शासक था? तो महाराणा प्रताप का था।
तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे अधिकार नहीं करने दिया और इसकी स्वाधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करी। आलमगीरी के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को जाना जाता है। आलमगीरी अ से आप याद रख सकते हैं, आलमगीरी और औरंगजेब। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 को, और द्वितीय युद्ध कब होता है? 1576 को। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। और तृतीय युद्ध कब होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर सिंह को खास तौर पर जाना जाता है? तो किसके लिए शेर सिंह को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूमि सुधार के लिए। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। तो भूमि सुधार के लिए किसको जाना जाता है? शेर सिंह को खास तौर पर प्रशासनिक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारतीय विद्या जनक किसे कहा जाता है? तो विद्या जनक कहा जाता है जी.एस. लिविदेव। जी.एस. लिविदेव को जाना जाता है रूस में भारतीय विद्या के जनक के लिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री कौन था? तो यात्री आपसे पूछा गया है, तो ये आता है निकोली कोटी। यानी कि यात्रा के लिए अब हम निकलते हैं, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। विजयनगर के लिए निकलता है, विजयनगर से भी आप याद रख सकते हैं निकोली कोटी, या यात्रा के लिए निकल सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हम पी के नहीं, ये मतलब ये पीने वाला पी नहीं है, ये हम्पी है जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम्पी क्या है? हम्पी यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल पर घोषित किया गया था। तो कब शामिल होता है हम्पी? तो हम्पी यूनेस्को में शामिल होता है 1986 में। कब होता है? 1986 में होता है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक आपसे पूछा गया है, तो ये था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय कौन थे? तो विजयनगर के महानतम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने करी थी। माहलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कौन इसको लागू करता है? तो इसको लागू करते हैं मार्टिन वर्ड। कौन करता है? मार्टिन वर्ड इसको लागू करता है। माहलवाड़ी से माहल तो मार्टिन आप याद रख सकते हैं, मच्छर मारने वाला मोर्टिन नहीं, माहल से मार्टिन आप याद रख सकते हैं। डोमिनी इकोन क्या होता है? तो डोमिनी इकोन क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो डोमिनी इकोन का एक अर्थ होता है जो कि क्या है? एक भूभाग है। क्या है? डोमिनी इकोन का अर्थ होता है एक भूभाग। क्या होता है? भूभाग, जमीन का टुकड़ा या भूभाग, पृथ्वी का टुकड़ा कह सकते हैं। कार्नवालिस कोड बना था। कार्नवालिस कोड कब बना था? तो ये बनता है कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी के अंदर संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब होता है? तो 1855 ईस्वी में। कब होता है संथाल विद्रोह? 1855 ईस्वी के अंदर होता है। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। स्थायी बंदोबस्त से कौन जुड़ा हुआ है? तो स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है कार्नवालिस जुड़ा हुआ है स्थायी बंदोबस्त से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू की गई? यानी कि सर्वप्रथम अगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम लागू कहाँ पे होती है? तो ये होती है बंगाल में। कहाँ पे होती है? बंगाल के अंदर होती है, पश्चिम बंगाल में। मुंबई और थाना के बीच पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो कौन से सन के अंदर चली थी? तो ये चलती है 16 अप्रैल 1853 को।
16 अप्रैल 1853 को चलती है और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आप इसको आईएमपी लगाएंगे। इसके साथ एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन शायद मैं आपसे एसएसजीडी की क्लास में पूछ चुकी हूँ, एक बार और पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं, तो 2 नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में किसकी मृत्यु होती है, आलमगीर या औरंगजेब, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, 1707 में होती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, कौन से वर्ष में आरंभ किया था, तो ये करते हैं 1920 में। कब करते हैं, 1920 में क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई है, बंगाल का विभाजन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा 1905, 1913, 1949 या 1902, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है, क्योंकि बंगाल विभाजन अधिनियम का पूछा जाए तो 1905 आ जाएगा, पर आपसे बंगाल विभाजन अगर पूछा जाए तो 1905 आएगा, पर बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो आप क्या सोचोगे कि 1905 में हो गया था, मतलब 1902 में ही घोषणा हो चुकी होगी, और यहाँ पे 1/2 हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप नहीं करोगे। बंगाल का विभाजन कब होता है, तो बंगाल का विभाजन हो जाता है 1913 के अंदर, यानी कि ये बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, पर इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा होती है 1913 में। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में और घोषणा 1913 में होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो 1/2 माइनस हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 19 अप्रैल 1919 में। 1919 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। काला कानून किसे कहते हैं, काला कानून कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को। या भले ही आप रोलेक्ट एक्ट अगर आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिले तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसका प्रमुख रूप से कारण कौन सा होता है, रोलेक्ट एक्ट, जिसको क्या कहा जाता है, काला कानून इसको कहा जाता है। और इसी के विरोध में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, प्रथम बार जब इन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी तो ये कहाँ से शुरुआत करते हैं, चंपारण से। और चंपारण कहाँ आ जाता है, तो ये आ जाता है बिहार के अंदर। कहाँ आता है, बिहार के अंदर आ जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी से आप डांडिया याद रख सकते हैं, और ये किस राज्य में आ जाता है, तो आप समझ गए होंगे, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन से संबंधित अगर पुराना नाम देखने को मिले, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या रोलेक्ट एक्ट का, ये तो लगभग आपको गांधी जी ही देखने को मिलेगा। तो आंख बंद करके सीधे ही आप लगा देना गांधी जी। गांधी जी मतलब जिसका आपको थोड़ा सा पता हो उसी का लगाना, नहीं तो 1/2 हो जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं, तो कौन आता है, CR दास, CR दास। और दूसरा कौन आता है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो स्वराज्य पार्टी के ये संस्थापक थे। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है, इनके नाम के आगे भी शहीद लगा हुआ है, तो अब मुझे बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। तो कौन है ये, शहीद भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। इनको क्या कहा जाता है, शहीद आजम इनको कहा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। जब संविधान का निर्माण होता है तो सदस्यों के द्वारा इसमें नामित किया जाता है या सिग्नेचर किया जाता है। तो कुल कितने सदस्यों ने यहाँ पे सिग्नेचर किया था,
284, 284 सदस्य इस पे सिग्नेचर करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। तो संविधान पर सिग्नेचर आज भी किए हुए हैं। ओरिजिनल संविधान जो बना हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसकी बुक के अंदर तो 284 सदस्यों ने वहाँ पे सिग्नेचर किए थे। संविधान सभा के संचार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर स्थायी रूप से भी अगर आपसे पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वाइसराय के रूप में पद ग्रहण किया था। तो कब पद ग्रहण करते हैं ये आपसे पूछा गया है, 24 मार्च 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वाइसराय के रूप में पद ग्रहण किया है 24 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसके अंदर निहित है? तो संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं, और इससे आगे किसका नाम आ जाएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि उच्च न्यायालय के बाद भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप किसके पास जा सकते हैं? राष्ट्रपति के पास में अपनी याचिका लगा सकते हैं। अगर वो उचित हैं तो उसको आप मतलब माफी पाने के हकदार रहोगे। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? समवर्ती सूची के अंदर क्या शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंदर शामिल है शिक्षा। शिक्षा शिक्षा शामिल है समवर्ती सूची में। भारत में कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत से भी अधिक गैर कोकरी कोयले का उत्पादन होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? तो 90%। कितना होता है? 90% उत्पादक होता है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? विश्व में अगर प्रथम नंबर की बात करूं तो नाम आता है अमेरिका का कोयला उत्पादन में। दूसरे नंबर पे कौन आता है? चीन। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो प्रथम चीन, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका। तो ये ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो विद्युत के निर्माण में होती है। किसमें होती है? विद्युत के निर्माण में। विद्युत के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? कोयले का। बहुत सारी ट्रेन के लिए भी पहले किसका उपयोग किया जाता था? कोयले का उपयोग किया जाता था। असम में कौन सी घाटी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध घाटी आपसे पूछी गई है तो ये आ जाती है सुरमा घाटी। असम से सुरमा आप याद रख सकते हैं, सुरमा घाटी। सुरमा घाटी क्या है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। असम में क्षेत्र है डिगबोई क्षेत्र, वो भी तेल के लिए प्रसिद्ध, यानी कुएं के लिए। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तेल क्षेत्र आपसे पूछा गया है गुजरात का, तो ये आता है खब्बात लुनेज। खब्बात लुनेज है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? मानव विकास सूचकांक की जो लिस्ट जारी हुई है सूचकांक में, इसमें सबसे शीर्ष पे देश पूछा गया है तो वो आ जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे नॉर्वे, अभी हाल ही की रिपोर्ट है। और अगर अपने देश भारत की बात करें तो वो कितने नंबर पे आएगा? तो भारत इसमें आ जाएगा 132वें नंबर पे। 132वें नंबर पे भारत आ जाएगा। हैप्पीनेस के अंदर भारत कौन से स्थान पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सर्वाधिक पिछड़ा राज्यों में से एक है, एक ही पूछा गया है, बिहार। तो पिछड़ा राज्य है बिहार। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर सदस्य आ जाएंगे 6। कितने आ जाएंगे? 6 सदस्य इसके अंदर आ जाएंगे। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कौन सी समिति सिफारिश करती है कि आरबीआई की आप स्थापना कर दो? तो कौन करता है? हिल्टन यंग। हिल्टन यंग। हिल्टन यंग की सिफारिश पे। हिल्टन यंग की सिफारिश पे क्या होता है? तो आरबीआई की स्थापना की जाती है। चेलिया समिति का संबंध किससे है? तो देश को बुनियादी रूप से या बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना
ये चेलिया समिति का संबंध है। किससे है? देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? बजट को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इनको कहा गया है भारतीय संविधान में बजट को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी की जाती है। कौन सी संस्था इसको जारी करती है? तो करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? तो ये किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब लागू होती है? तो 1998 के अंदर। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू होती है? 1998 के अंदर लागू हो जाती है। डेट कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।